हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो कल के प्रैक्टिकल में है कुछ प्रॉब्लम्स, रन कर रहे हो सब कुछ आप लोग? कितने लोगों के सक्सेसफुल हो गए कल के? ओके, 3 4 5। बाकी लोग कब करने वाले हो? ओके, तो चलो जल्द से जल्द इन प्रैक्टिकल्स को कर लो। ओके, नेक्स्ट टाइम जब असाइनमेंट लेंगे ना, यहीं पे लेंगे। ऑनलाइन वालों को वेबकैम ओपन करने के लिए कहेंगे और आप लोगों को यहीं पे बिठा देंगे और फिर देखेंगे किसको क्या आता है। अभी तो जो है ना, बहुत सारे कॉपी पेस्टेड लोग हैं, क्योंकि कल की असाइनमेंट एक दूसरे को भेज दिया और उन्होंने सॉल्व कर दिया है। अता पता कुछ नहीं है, बट सॉल्व हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम ये भी पता चल जाएगा हमें क्या क्या हो रहा है। तो आप कब सबमिट करने वाली हो मुझे? ट्यूसडे को। क्या वाला? फिर से बताओ। कौन सा पोर्ट नंबर? ऐसा तो नहीं हुआ ना सीसीएनए का क्वेश्चन मुझसे पूछा? क्योंकि पोर्ट सीसीएनए में तो होंगे शायद, है ना? आपका क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। हाँ, एक बार चेक करो, क्योंकि मैंने तो आपको पिछले 8 दिन में कोई पोर्ट नंबर नहीं सिखाया। पोर्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहे हो क्या? ओके ओके अहमद, इट्स ओके। मुझे लगा पोर्ट नंबर कैसे आ गया हमारे पास। चलो ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे क्या था? होमवर्क कहाँ पे स्टोर किया था मैंने? यहाँ पे होगा, कंप्लीटेड, ये दिस वन। चलो देख लो, फिर भी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ। तो एक फाइल क्रिएट करनी है, कर लोगे राइट? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब यूजर उसको रीड करेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो वन, और नहीं नो वन, ठीक है। नो वन कैन एग्जीक्यूट इट, किसी को भी एक्स परमिशन नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी फाइल पे एक्स देता कौन है कि हम देने वाले हैं? तो फाइल पे एक्स होता भी नहीं है। ओके, तो नो वन कैन एग्जीक्यूट इट एंड ओनर एंड ग्रुप ओनर शुड बी रूट। तो इसका ओनर ग्रुप ओनर कौन चाहिए? रूट चाहिए। एंड विराट कैन हैव रीड राइट एक्सेस, विराट को रीड एंड राइट एक्सेस देने, एज वेल एज बाबर डोंट हैव रीड एंड राइट एक्सेस। बस फिनिश। तो इस सेल के थ्रू इसको सॉल्व कर दो, बस इतना ही तो है। ओके, देखो ट्राई करो, ना हुआ तो ट्यूसडे को आने के बाद इस पर डिस्कस करेंगे टोटल डिटेल में, बट अभी तो आपको ये ट्राई करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसे सॉल्व करो। चलो फिर से और कुछ क्वेश्चन है क्या किसी का, देख लेते हैं। और चलो, इनके सब टास्क कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली, गुड गौरव। ओके, बाकी ऑफलाइन भी हो गया क्या किसी का टोटल कंप्लीट? सॉल्व हो गए? चलो ठीक है। तो रश्मि भंडारे, इनका भी डन हो गया। चलो, सच में एक क्वेश्चन है ना, आप देखोगे तो 10 मिनट के 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये क्या, ये कमांड का काम है, ये भी एक या दो कमांड। फिर यहाँ पे 3 यूजर ऐड करने हैं, उनको पासवर्ड देना है, ग्रुप मेंबर करना है, जो भी दिया। यहाँ पे 2-3 कमांड, ये भी 2 या 3 और ये एक कमांड। 20 के ऊपर कमांड भी नहीं है टोटल मिला के। ओके, बट चलो अभी तो आपकी पहली असाइनमेंट, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, तो कोई बात नहीं है। अब चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्काइव फाइल
अब मुझे पहले ये बताओ इसे क्या कहते हो, अर्चिव या आर्काइव? आधे लोग अर्चिव वाले भी है, तो आपको जो पसंद आए ना वो कह लो। ओके जो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री कर देते हो ना आप लोग जब फर्स्ट टाइम जाते हो 11th में, वैसा कुछ चाहिए तो आपको जो पसंद आए वो प्रोनाउंसिएशन कर लो। अब देखो लिनक्स में फाइल को आर्काइव कैसे करना है, तो आर्काइव इन लिनक्स, बट ये प्रोसेस कैसे होगी, कैसे आप इसको आर्काइव कर सकते हो ये समझना है। तो आर्काइव प्रोसेस क्या होती है, देखो आर्काइव इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइन मल्टीपल फाइल एंड डायरेक्टरीज इनटू अ सिंगल वन। आप मल्टीपल फाइल या फोल्डर्स को एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्काइव प्रोसेस। और आर्काइव इज अ प्रोसेस इज वेरी यूजफुल फॉर बैकअप एंड कंप्रेशन पर्पस इन लिनक्स। मुझे बताओ कभी विंडोज में आर्काइव किया आप लोगों ने? ओके बट आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्काइव किया लेकिन उनको पता ही नहीं उसको आर्काइव ही कहते हैं। देख लो, आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास कोई ये फोल्डर है, लाइक हमारी नोट्स इसमें पड़ी हुई है, हाँ वही है वो। ओके ये कंप्लीटेड टॉपिक यहाँ पे है, जो रिमेन है वो यहाँ से बाहर है, तो कुल मिला के 20 के आसपास फाइल्स होंगी। अब मुझे बताओ क्या मैं इस फोल्डर को डायरेक्टली मेल पे अपलोड कर सकता हूँ एज इट इज, और करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी आपको पता है बताओ। साइज कॉम्प्रेस हो सकती है। और देखो क्या मैं फोल्डर को अटैच कर सकता हूँ ईमेल में, देखा है आपने कभी करके? किया ही नहीं। देखो फोल्डर कभी अटैच हुआ नहीं करता। आप जब अटैच करने जाओगे ना ईमेल से तो क्या होगा पता है, यहाँ पे एक एक फाइल अटैच होगी, सब फाइल अटैच हो ही नहीं सकती। ये 11 MB का इट्स ओके, बट ये देखो कितना है, ये 2 MB का, ये 3 MB, ये 39 KB, ये 179 KB। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स हैं। ये काम नहीं कर रहा है ना, बिना किसी काम के चला रहे इसको, बैटरीज डाउन। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कितने फाइल और फोल्डर्स है। हाँ अब सोचो इसको कोई ईमेल पे अटैच करने जाए तो होगा क्या, एक तो साइज इतनी है ना, हो नहीं सकता। ओके क्योंकि ईमेल कितने को सपोर्ट करता है पता ही नहीं है ना। हाँ आपका जो जीमेल होता है 25 MB के ऊपर की फाइल कभी अटैच नहीं होती, उसके ऊपर अटैच करने जाओ तो कहेगा गूगल ड्राइव का सपोर्ट ले लो। ओके अब देखो जब आप यहाँ पे कुछ अटैच कर रहे हो तो फिर आप इतने लार्ज फोल्डर को पहली बात कर नहीं सकते अटैच। सेकेंडरी समझो हमने 25 MB का भी प्लान किया कि जैसे इसका ही प्लान करते, फिर भी हमें अपलोड कितना करना है, ये 11 MB, और जिसको भेजा उसको डाउनलोड कितना करना है 11 MB। बट अब देखो हमें अटैच भी करनी पड़ेंगी 11 फाइल्स, उससे अच्छा कि आप इसे यहाँ पे जाओ कॉम्प्रेस टू जिप फाइल, देखते हैं ओके करके। देखो ये कॉम्प्रेस हो गया, साइज कितनी हो गई, नहीं 10 MB है, कितना कम हुआ 1 से 1.5 MB। अब देखो ये जो फाइल है ना ये अपलोड हो सकती है डायरेक्टली ऑन जीमेल। यहाँ पे देखो डिलीट, यहाँ पे और भी कुछ टूल होते हैं थर्ड पार्टी लाइक दिस, ये WinRAR होता है, क्या है कभी यूज, ये भी आर्काइव करने के लिए सपोर्ट करता है, इसे लोग रार नाम से पहचानते हैं, देखो .rar और ऐड टू आर्काइव। अब ये पूछता है RAR करना है जिप करना है तो रहने देते RAR, फी नॉर्मल कंप्रेशन या फिर कुछ बेटर चाहिए कुछ भी कर लो, फास्टेस्ट फास्ट नॉर्मल गुड बेस्ट बहुत सारे ऑप्शन है, ओके कर देते हैं। अब देखो हमारी एक फिर से आर्काइव फाइल बनेगी दिस वन। अब इसकी साइज देखो कितनी है 10, इतना कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओके बट फिर भी मान लो 2 MB तो कम हुआ या 1 MB, आई थिंक 1100 KB कम हुआ है ना, 1.1 MB, ये 11.4 था, ये कितना हुआ 3। मतलब देखो फायदा क्या होता है कि जब आप इस फाइल को अटैच करोगे तब ईमेल पे अटैच हो सकती है। सेकेंडरी आपका यहाँ पे फायदा होगा कि आप कम साइज में इसको अपलोड करोगे, सामने वाला भी कम साइज में डाउनलोड कर सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ये जो कंप्रेशन रेशियो मिला ना बहुत कम है सच में। ओके चलो विंडोज की बात छोड़ देते हैं, यही ऑपरेशन कहाँ पे करना चाहते हैं हम, लिनक्स में। अब विंडोज में जो टूल हम यूज करते हैं एक जिप था और दूसरा
RAR। यहाँ पे देखो जो टूल हम यूज करने वाले हैं इट्स अ TR नॉट RAR। वहां पे RAR ये विंडोज का टूल था, लेकिन यहाँ पे टार जो यूज करेंगे ये किसका है, लिनक्स वाला। टार का फुल फॉर्म होता है टैफ अर्चिव या अर्काइव, which is used in large number of Linux as well as Unix system administrator to compress size and drive backup। ड्राइव बैकअप के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। अब देखो बैकअप के लिए क्यों होगा, आप पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। जैसे मैं पेंट पे आता हूं, अब समझो ये हमारा सर्वर चल रहा है, सब कुछ सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि कल क्रैश हो गया तो हमारा जो डेटाबेस इसमें वो करप्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सेकेंडरी सर्वर इसका बैकअप निकाल सकते हैं। अब ऐसे समझो मुझे यहां से बैकअप लेना है सपोज 100 GB का, 100 GB। जब आप यहां से बैकअप लोगे इन सामने वाले सिस्टम में, तो यहाँ पे भी स्पेस कितना जाने वाला है आपका, 100 GB। आप में से बहुत सारे लोग एक्सटर्नल डिस्क भी यूज करते हैं बैकअप पर्पज, राइट ना, बट बहुत लोगों की हार्ड डिस्क भी फुल हो गई है। अब समझ में नहीं आता हार्ड डिस्क से डिलीट क्या करें। ओके, अब देखो कि जब आप 100 GB का बैकअप ले रहे हो, रही बात बैकअप का इस्तेमाल कब होगा, यदि ये डिलीट हुआ तो। ओके, मेरे हार्ड डिस्क में भी बहुत सालों से बैकअप है, लेकिन आज तक मैंने कभी हिस्ट्री में, मुझे याद नहीं मैंने कभी उसको वापस लिया ही, कभी नहीं लिया, क्योंकि कभी मेरा डेटा डिलीट हुआ ही नहीं है, ना मोबाइल का ना लैपटॉप का, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर ये सालों से क्या हो रहा है, मेरे एक्सटर्नल डिस्क पे इसको यूज करता आ रहा है, मैं दूसरा बैकअप भी नहीं डाल सकता इस जगह पे, और मैं इसको डिलीट भी कर दूं, कहीं ऐसा ना हो सच में डिलीट हो जाए, अब इतने सालों में नहीं गया तो फिर सब डेटा चला जाएगा। तो उससे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, बैकअप लेना एक बेटर ऑप्शन है। बट सोचो बैकअप लेते वक्त यदि आपने अर्काइव यूज किया और यही बैकअप आपने टार के थ्रू लिया, तो टार क्या सपोर्ट करेगा पता है, ये जो सब डेटा है ना, इसको एक बंच में कन्वर्ट करे, एक बंच बना लेगा, और ये 100 GB जो है क्या हो रहा है, बाकी लोग मुझे अपडेट करना, आपको भी वॉइस का इश्यू है, क्योंकि वॉइस का तो नहीं आना चाहिए, जस्ट अपडेट में वॉइस में इश्यूज है या क्लियर है, क्लियर है वॉइस, जो 2-3 लोगों को प्रॉब्लम है ना, क्विकली डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाओ, जस्ट, क्योंकि एक वो भी क्लियर आ रही है तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट ना। तो एक बार आप उसको क्विकली चेक कर लो, यस यस, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आप लोगों का अच्छा है, हमारे माइक्रोफोन तो ऑफलाइन वालों के कभी भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उसको नई बैटरी डाली है, 10 मिनट भी नहीं चला वो, क्या करेंगे इसका। इससे हमारी ये टेम्पररी हेडफोन अच्छा है, मतलब ये 8 दिन तक चार्ज नहीं करता, फिर भी चल जाते हैं ऑनलाइन वालों के, ये दिन में खत्म हो जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे जब हम यहाँ पे टार के थ्रू बैकअप लेंगे तो फायदा क्या होगा, जब आप 100 GB का बैकअप लेने जा रहे हो, टार आपको इसको कन्वर्ट करके देगा फॉर एग्जांपल 25 GB में, मतलब 100 से सिर्फ कितना बनाया, 25 GB, और आप सिर्फ 25 GB को यहाँ पे डाल दो, तो देखो डिस्क स्पेस 100 GB कंज्यूम होने वाला था, कितना हुआ, सिर्फ 25। ओके, मतलब हमारा 75 GB स्पेस बच गया, जहाँ पे हम ऑर्डर बैकअप को रख सकते हैं, और जिस दिन इसकी जरूरत पड़ेगी ना, इसको फिर से हम एक्सट्रैक्ट करके वापस ला सकते हैं, और जब एक्सट्रैक्ट होगा तो वापस हमें 25 GB से कितना मिलने वाला है, 100 GB। तो ये जो टेक्निक है, पहली बात तो आपको टार 2 सपोर्ट करता है, पहला ये बंच क्रिएट करता है, बंच, और सेकंड क्या करेगा, कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस करने का मतलब एक लार्ज फाइल को स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट करने की एबिलिटी इसके पास है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रेशन, और दूसरा वाला क्या है, बंच। हजारों फाइल दो, जस्ट उससे एक बंच बना लेगा ये, और कॉम्प्रेशन साइज को कम करने के काम में आता है। नहीं होगा,
क्वालिटी को इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट में ऐसे और भी एल्गोरिदम होते हैं जो और ज्यादा कॉम्प्रेस करते हैं, बट वहां पे क्वालिटी पे इफेक्ट होता है। बट इश्यू क्या है, जब हम RHL यूज कर रहे हैं, इन्होंने हमें सिर्फ वही टूल इंटीग्रेटर दिए है ना जो आपके क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके तो क्वालिटी पे इफेक्ट कोई होने वाला नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी पे बिलीव करने जाओ तो मे बी इफेक्ट होगा, और ऐसे टूल आपको कभी यूज करने ही नहीं है। इसलिए हम ज्यादातर बिलीव किस पे करते हैं, ऑफिशियल टूल पे। और यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी यूज किया तो क्या होगा पता है, जैसे मान लो आपको कोई टूल मिल गया जो टूल कहता है मैं 100 GB का साला 5 GB बना दूंगा, आप एकदम खुश, यहाँ पे सीधा 5 GB का कॉपी का बैकअप, राइट। और समझो अब ये आपका डेटा कुछ इशू आया 3-4 साल के बाद हो गया खराब, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ 5 GB में। आपने सोचा नया लैपटॉप लेंगे, इसको पुराना हो गया निकाल देंगे, फिर सब कुछ लैपटॉप बेच भी दिया, खराब भी हो गया था, बेच दिया। अब जब टाइम आया वापस लेने का, फिर पता चला 5 GB से तो 7 GB बाहर आया, 93 GB इधर ही गायब। सो ये इशू कुछ टूल्स के साथ हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी टूल यूज करेंगे वो क्या है, 100% अश्योरेंस है वो आपका लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से बैक आ जाओ। अब तो सबसे पहले टार, अब ये टार कीवर्ड पहले भी सुना है ना, कहाँ कहाँ पे मिला था आपको, हाँ पैकेज में होती है। जब आप किसी पैकेज को डाउनलोड करने जाते हो तो आपको किस फॉर्मेट में मिलते हैं, ज्यादातर टार। और कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोगों ने देख के भी उसको पढ़ा नहीं होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड, कोई टूल यूज करते हैं डाउनलोड पुट्टी, यूज किया है कभी पुट्टी, ये यूज होता है टू एक्सेस रिमोट सिस्टम बाय यूजिंग कमांड लाइन। आप सिस्को राउटर को भी सीसीएनए में आगे जाके कमांड दोगे ना बाय यूजिंग पुट्टी। ये विंडोज का MSI है, ये .exe भी विंडोज में मिलता है। और नीचे आ जाओ, जिप है, exe है, टार है क्या इधर, ये देखो टार डॉट चीज है। ओके ये टार सिग्नेचर के साथ है, मतलब ये एक कॉम्प्रेस फाइल है। ओके और बोला यूनिक्स सोर्स अर्काइव, यूनिक्स के लिए इस्तेमाल होगा। और भी ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं जो आपको इस फॉर्मेट में मिलते हैं। तो चलो फिर से बैक आते हैं, यहाँ पे देखो आप ये भी देखोगे टॉमकैट, ये पता है कभी, टॉमकैट डाउनलोड, टॉमकैट एप्लीकेशन से वो होता है। यहाँ पे भी जाओगे बहुत सारी टार की फाइल मिलेंगी, देखो टार डॉट जी, और नीचे जाओ टार डॉट जी ज्यादा है यहाँ पे। तो ऐसी अलग अलग फॉर्मेट में आपको टार की भी फाइल मिलती है। इसके अलावा और कहीं पे टार सुना, मूवी थिएटर होता है ना, मूवी से पहले सिगरेट तंबाकू खाओगे तो क्या होगा आपके हर्ट में, टार होता है ना वहां पे भी। और टार मतलब वो क्या दिखाते हैं आपको, कि आपके हर्ट में एक बंच जमा हो जाएगा। और ये भी आपको एश्योरेंस दिलाते हैं जब ये वापस आएगा उसको निचोड़ के दिखाते हैं, देखो कितनी गंदगी निकल रही है, तो सब वापस मिलने वाला है। तो अब आ रही है, चलो ठीक है। तो सेम टार है, इन्होंने यही टार वहां पे यूज किया है। टार की स्पेशलिटी क्या है, वो टैप अर्काइव बना के रख सकता है जो आपको 100% वापस देता है। इसी एक्यूरेसी को उन्होंने वहां पे यूज किया है, जो भी खाओगे पियोगे आपको 100% एक दिन वापस मिलने वाला है। ओके जो आपके हर्ट में जाके क्या हो जाएगा, एक टैब बन जाएगा, अर्काइव बन जाएगा जो आपको वापस मिलेगा। अब देखो अर्काइव करने की कुछ मेथड्स है जिसे हम कॉम्प्रेशन एल्गोरिथम कहते हैं। gzip होता है, bz होता है, या फिर xz, ये तीनों भी लिनक्स सिस्टम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं। बट अब ये एल्गोरिदम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, बस यही समझना है। अब विंडोज में तो हमने देखा राइट क्लिक और हमने कर दिया जिप पे क्लिक तो हो गया जिप, आर पे क्लिक किया तो आर हो गया, ऐड टू आर। बट लिनक्स पे कैसे करना है, तो चलो अभी इस प्रैक्टिकली समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में आते हैं, हमारी ओएस को स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इस कंसेप्ट को एक बार हम प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं। तो जो भी नोट्स है या जो ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज करने वाले टार कमांड के साथ, एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो इतने सारे ऑप्शन यूज करने हैं, पहले तो आरवीएफ ही यूज करते थे, आज देखो कितने सारे हैं, बट ये मुश्किल नहीं है।
वो दिन नहीं थे जब आप इसको मुश्किल समझते थे। अब ये बहुत सिंपल है, सी फॉर क्रिएट, एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, वी फॉर वर्बोट्स, और प्रैक्टिकली करेंगे तो ये मुश्किल भी नहीं लगेगा। तो कमांड सब कुछ यहाँ पे है, जस्ट अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली समझो। नाउ वी कॉन्सेंट्रेट, बहुत ही सिंपल एंड इजी टॉपिक है ये। तो टर्मिनल पे आते हैं, स्क्रीन साइज को कुछ हायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फाइल्स है, बट बैकअप लेना किसका ये हमें सोचना पड़ेगा। अब बैकअप लेते वक्त हम किसी बहुत बिग साइज वाले फोल्डर को भी नहीं लेंगे, नहीं तो ऐसे करोगे 5 GB का बैकअप लेना शुरू करोगे, वो जिप प्रोसेस चलेगी 15 मिनट, उसको देखते ही रहेंगे, राइट ना। तो स्मॉलर ले लो, कोई 100-200 MB का। साइज चेक करने का तरीका कल भी इस्तेमाल किया था, ये डिस्क यूसेज शो, और देखते हैं वन बाय वन इनकी डिस्क प्रोसेस कितनी है। MNT की कितनी साइज है, 0 है, उसमें कुछ नहीं है। रूट कितना यूज कर रहा है, 5 MB। तो फी और कौन है, होम नहीं, होम में भी कुछ नहीं होगा, खाली MKDR की उनकी डायरेक्टरी होती है वो। USR देखो, USR ये तो कुछ ज्यादा हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, नहीं ये काम करते हैं, बुट में भी होगा, USR में और बहुत सारी फाइल फोल्डर होती है, देखो इतने सारे, इसमें से किसी एक को लेते हैं। बिन की साइज देखो कितनी है, 212, और यहाँ पे एसबिन भी है, सुपर बिन, एसबिन 72, एसबिन को चूज कर लेते हैं, चलेगा। या फिर वीआर कितना है देखते हैं ना, वेरिएबल डेटा होता है उसमें, वो वैरी होता रहता है। वीआर ये भी अच्छा ऑप्शन है, 123 है। चलो वीआर के साथ चलते हैं। अब आप ऐसे लिखोगे ट्री स्लैश VAR, देखो वीआर में कितनी फाइल और कितनी डायरेक्टरीज है, 1300 प्लस फाइल है वीआर के अंदर, और 641 प्लस डायरेक्टरीज है। अब हम इनका एक बंच बनाना चाहते हैं, तो वीआर की साइज में आपको दिखा दूं, डिस्क यूसेज शो स्लैश VAR। अब देखो ये वेरिएबल डेटा है, 1-2 MB आगे पीछे होता रहता है ये, क्योंकि जैसे हम कुछ कमांड चल रहे तो उसके पास लॉग जा रहे होंगे ना, तो वैरी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टार कमांड चलाते हैं। बंच क्रिएट करने का प्लान है, देखो सबसे पहले टार, C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोट्स, आपको दिखे वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं, F फॉर फोर्सफुली, तो क्रिएट वर्बोट्स फोर्सफुली। अब जो भी फाइल बनानी है आप बताओ इसे कहाँ पे बनानी है। तो हमारे सिस्टम में एक MNT नाम का एम्प्टी फोल्डर होता है, खाली होता है, सिस्टम का है, या फिर आप चाहो तो अपना भी बना लो, mkdir/पुणे, ठीक है। पुणे में हम आर्काइव बनाएंगे उसका, टार। तो फिर से टार ऑप्शन CVF, और हम पुणे के अंदर एक आर्काइव फाइल बनाना चाहते हैं, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, बैकअप डॉट टार। बट किससे बनानी ये फाइल, तो /VAR से। कमांड देखो कैसी है, कमांड है टार टैप आर्काइव CVF क्रिएट वर्बोट्स फोर्सफुली, और जिस लोकेशन पे बनानी है वो लोकेशन और उसका नाम ये रहा, और किससे बनानी है, VAR, जो हमारे पास नियर अबाउट 123 MB डिस्क स्पेस वाला है। अब एंटर करते हैं, अब बहुत सारी हजारों लाइन दिखाएगा वो हमें, क्योंकि इसमें 600 और 800 कुछ फाइल फोल्डर है। अब चेक करते हैं क्या सच में पुणे फोल्डर में कुछ क्रिएट हुआ भी, देखो आ गया। तो CD पुणे में देखो, CD/पुणे, और ये रहा डिस्क यूसेज शो बैकअप, कितना कम हुआ, 1 MB। देखो कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन है ना। विंडोज ने कितना किया था, 11 का 10 किया था, और इसने देखो, इन रियलिटी बताऊं तो मैंने कोई कॉम्प्रेशन किया ही नहीं था, मैंने क्या किया, सिर्फ जस्ट क्रिएट अ बंच, हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रेशन बिल्कुल नहीं किया है। देखो, तो हमने सिर्फ इसको लिया और एक बंच बना के यहाँ पे स्टोर कर लिया। कॉम्प्रेशन तो हम अब करेंगे, Ctrl+C करता हूँ, ये नहीं चलाना चाहता, आपको शो करने के लिए दिखाया। अब देखो टार ऑप्शन CV,
Z फॉर gzip algorithm. ओके ये विंडोज में यूज होता है फॉर कॉम्प्रेशन पर्पस। आपको जो आज के टॉपिक में देखना है ना, वी के बाद कौन से ऑप्शन आते हैं उतना ही याद रखो, बाकी तो ऐसे ही याद रह जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप याद रखो जेड को, जेड फॉर gzip एल्गोरिथम। gzip एक कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी है, इसे समझो जिनको एल्गोरिथम समझ में नहीं आते। तो कॉम्प्रेस करने की एक टेक्निक, जेड लिखने से gzip टेक्निक यूज होती है। अब कहाँ पे क्रिएट करना है, फिर से मिनटी में ही करता है और नाम देते बैकअप डॉट tar डॉट। जब gzip को यूज करते हो तो इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है gz और किससे बनाना है उसे, VR से। हम उसी को लेंगे तभी तो पता चलेगा एक्चुअल कितना कम होता है फिर से। तो वही 123 MB का फाइल, उसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, अर्काइव। बट इस बार हमने सिर्फ नाम चेंज किया, एक्सटेंशन चेंज किया और यहाँ पे कॉम्प्रेशन एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया। अब एंटर करते हैं। अब देखो प्रोसेस कुछ स्लो हो गई, पहले कितनी फास्ट थी। अब ये स्लो होने का रीजन क्या है कि अब उसे कॉम्प्रेस भी तो करना है। पहले तो सिर्फ उसने बंच बनाया था, प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। जस्ट नाउ वेरीफाई, क्या फाइल बनी? नहीं, तो गलत लोकेशन दिया, एमएनटी में डाल दिया मैंने। तो एक काम करते हैं, पुणे में भी डाल दे, छोड़ दो एमएनटी को, क्योंकि सब एक जगह पे होंगे तो हमें देखना आसान होगा। तो पुणे के अंदर फिर से एक, तब तक जो लेट आए उनको अलाउ कर देते हैं। ओम जाधव। तो चलो फिर से ये काम हो चुका है। पुणे में देखो फिर से एक फाइल आ गई होगी, अवेलेबल है डिस्क क्यू से। देखो कितना कॉम्प्रेस हुआ पता चलेगा, पहले कॉम्प्रेस तो किया ही नहीं था। .gz देखो कितना था, 123 से सीधा कर लिया 38। तो कितना कम हुआ, ऊपर वाला 30 और ये नियर अबाउट 62। 62 प्लस 23 65 85 राइट। और परसेंटेज निकालोगे तो बहुत ज्यादा हुआ है ना। बता सकते हो कितना परसेंट? 80 to 90, मुझे लगता है उससे ज्यादा हुआ होगा, 300 400। हाँ कि ना? नहीं। हाँ आपके पास 100 रुपीज है, लगा दिए शेयर मार्केट में, 38 बच गए, कितना परसेंट लॉस हुआ? 60%। ठीक है। अब ऐसे मान लो आपके पास 38 रुपीज थे, शेयर मार्केट में लगा दिया, 100 रुपीज मिले, कितना परसेंट इनाफा हुआ? यार 38 के आपको 72 भी मिलते नहीं, अबाउट कितना, 38 to 22 62। अब हो रहा है ना कुछ क्लिक माइंड में, क्योंकि मान लो 80 रुपीज मिले तो आपको हो गया डबल से भी ज्यादा मुनाफा हो गया, सच है ना? तो कुछ तो परसेंटेज में इशू कर रहे हो। ओके चलो बाद में कर लो, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स नहीं, अभी इतना मानिए कि हाँ बहुत हुआ फायदा, 38 हो गया ना सीधा। इतना तो पता चला बहुत कम हुआ। विंडोज की केस में कितना हुआ था, 1 MB या 2 MB, उसको बोला था बेस्ट टेक्निक यूज कर, फिर भी उसने 2 MB दिया था। अब देखो 38 बना। अब देखो हमारे पास एक ही नहीं और भी कॉम्प्रेशन टेक्निक्स है। जैसे देखो ये जेड को मैं निकाल दूं और यहाँ पे लिखूं स्मॉल जे, small j, it's used for different compression algorithm that's called BZ2। bzip का एक एल्गोरिथम होता है, उसका एक्सटेंशन BZ2 होता है। पहले BZ हुआ करता था, लेकिन जब उसका फर्स्ट वर्जन था तब उसे BZ कहते थे। उसका नया वर्जन मार्केट में आ गया, इट्स BZ2। और वो एल्गोरिथम आपको यूज करना है तो ऑप्शन क्या यूज किया जाता है, स्मॉल j। मतलब अब gzip नहीं, अब
BZ2 के साथ कॉम्प्रेशन फिर से करेंगे और फाइल का नाम में चेंज क्या कर दिया, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करवा दिया। अब देखना है BZ कितना कॉम्प्रेस करता है। GZ का तो रेशो हमने देखा, एंटर करते हैं, होने दो फिर से इसे कम। देखो जब भी इसे लगे ना कि स्पीड स्लो हो रहा है, समझ जाना कॉम्प्रेशन हाई लेवल पे किया जा रहा होगा, क्योंकि जितना कॉम्प्रेस ज्यादा करोगे उतना आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये तो एज कंपेयर विद जीव और बंच, इन दोनों से बहुत ज्यादा स्लो दिख रहा है। अब देखते हैं ये कितना कर पाता है। क्या हुआ, काम डन हो चुका है। नाउ ls, देखो फाइल भी आ चुकी है। डिस्क यूसेज शो, क्यों ना स्टार कह दो, देखो 33 MB, तो इसने 33 कर लिया, मतलब और कुछ फायदा हुआ। अब चलो और एक एल्गोरिदम, एंड इस बार एक्सटेंशन होगा XZ, और यहाँ पे ऑप्शन आता है कैपिटल J। तो अब XZ एल्गोरिदम यूज करने जा रहा है। XZ के लिए ऑप्शन क्या होता है, कैपिटल J। अब देखना ये कितना कॉम्प्रेस कर पाता है। इसको तो यहाँ पे जाने के लिए टाइम लगा है, मतलब ये और ज्यादा टाइम लेने वाला है। पर देखो तीनों की तीनों जो एल्गोरिदम्स है ना हमारे, ऑल आर लाइक क्या कहेंगे इसे, ट्रस्टेबल, कोई भी आपका लॉस नहीं करने वाला। फिर डिपेंड रहा कि आपको कौन सा यूज करना है, आप करो, चेंज क्या होगा, टाइम लगेगा। ओके आपको लगता है XZ सबसे अच्छा है, यस यू कैन गो विद XZ, लेकिन उतना टाइम देने के लिए भी तो रेडी रहो। तो वेट करते हैं, फिर ज्यादा ही स्लो लग रहा है, क्योंकि पहले वाले को याद करो जब हमने कॉम्प्रेशन किया ही नहीं था, एंटर करते ही फिनिश हो गया था, बट इसको टाइम लग रहा है। शायद ये जो फाइल है rpmdb SQLite, ये कुछ हायर साइज की होगी। चलो होने देते कंप्लीट, और वेट करते थोड़ा सा। अब देखो कुछ फास्ट हो रहा है, जो स्मॉल फाइल है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन कोई बिग साइज की एक फाइल आ जाए तो वहां पे फिर से रुक जाएगा ये। बस फिनिश। अब देखना है कितना चेंज हुआ, डिस्क यूसेज शो स्टार, तो सीधा 29, मतलब 130 से कितना हो गया, 123 था वो, और उससे हमने नियर अबाउट इसको बना लिया 29। देखो कितना फायदा है, मतलब आप 1 GB को वहां पे रखते तो कितना हो जाता अप्रोक्सीमेटली, हाँ 300 MB राउंड फिगर मान लो, राइट ना, 300 MB 1 GB का, देखो सही हो रहा है क्या, 130 का 29 हो सकता है, तो 1 GB का कितना होगा, राउंड फिगर है अप्रोक्सीमेटली बताओ। हाँ 300 MB है ना, राउंड फिगर 300, कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। और बात परसेंटेज की कर ले तो देखो, अब परसेंटेज बाद में निकालना, लेकिन देखो 29 MB बनाया उसने 123 का, तो कितना परसेंटेज फायदा हुआ, 95, मतलब आप 100 को छोड़ के ऊपर जाओगे नहीं, है ना, 71%। एक बार है ना आप चेक करो, मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना, अभी इस पे नहीं जाते। बन जाएगा, कोई भी चल सकता है, सिर्फ ये चारों अलग अलग टेक्निक है। पहला जो बना है ना, इसमें कोई कॉम्प्रेशन था ही नहीं, सिर्फ बंच बनाया था। हाँ नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ देखो इनका जो लॉजिक है, मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, देखो जैसे
कि आपके पास है ओके 1 TB या चलो 10 TB है, राइट। 10 TB का हमने कॉम्प्रेशन किया तो मान लेते बन जाएगा 3 TB। अब लोग सोचते हैं मैं 3 TB को फिर से कॉम्प्रेस करूंगा, उसको बना लूंगा 25 GB, 26 GB, 26 GB को फिर से करूंगा, आप तो उसको 1 KB बना के घूमोगे। सो ऐसा नहीं होता, कॉम्प्रेस फिर से कॉम्प्रेस नहीं होता, विंडोज में भी नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होता। और रही बात परसेंटेज की, तो आप मुझे अपकमिंग ट्यूसडे के सेशन में बताना, क्योंकि परसेंटेज में मुझे कहीं पे लग रहा है थोड़ा बहुत सही बता रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं को, आपने मुझे 29 रुपीज दिए है और मैंने आपको वापस दिए 130 रुपीज, तो आपका कितना मुनाफा हुआ? हाँ परसेंटेज में सोचो ना अभी, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 4th टाइम हुआ या 6th टाइम? कुछ बताया ऑनलाइन वालों ने? 343 कॉम्प्रेशन, इन्होंने कॉम्प्रेशन ही निकाल लिया। ओके इसलिए मैंने आपको कुछ आइडिया दिया था ना, 100 को छोड़ के बाहर जाओ। हाँ 78 नहीं ना, क्योंकि हम डायरेक्टली देखो ना, इससे सोचो ना, हमने किसी को कुछ पैसा दिया 50 रुपीज, उसने 150 रुपीज मुझे वापस दिया, तो मेरा तो 200-300% फायदा हो गया ना, डबल टिबल हो गए वो। सही है ना, समझ में आ रही है ना बात? डबल हो गए तो आप फायदे में तो 200% पहुंचोगे ना, ये तो 300-400 टाइम बढ़ चुका है ऐसे। हाँ वो कंफ्यूजन हो रहा है, यस वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जा रहे हैं ना, वो गलत हो रहा है कुछ। 400 के आसपास जाना चाहिए वो, जैसे ऑनलाइन वालों ने कहा है। चलो छोड़ दो इसको, परसेंटेज में नहीं जाना है, ये तो पता चल रहा है अच्छा खासा हुआ, बट अब पता चलता है हाँ कितना 6 टाइम। अब देखो ये प्रॉफिट अच्छा हुआ, लेकिन जब एक्स्ट्रा करेंगे तो वापस मिलेगा क्या? ऐसा हुआ कि हम एक्स्ट्रा करने गए और 29 MB वाले ने बताया नहीं 85 बाहर आएगा, तो हमारा तो लॉस हो गया। ओके अब देखते हैं कौन कितना एक्यूरेसी देता है। सिर्फ एक गलती हमने ये जरूर की है, हमने चूज वीआर को किया, ये नहीं करना चाहिए था मे भी, क्योंकि वीआर क्या है ना, लॉग फाइल को स्टोर करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, वीआर वेरिएबल। पता नहीं उसकी साइज चेंज भी हो गई होगी अभी तक, क्योंकि हमने जो कुछ काम किया उसके लॉग भी तो उसके पास होंगे। ओरिजिनल वीआर कितने का है अभी भी वहां पे स्टेबल है वो, बट वो वैरी होता रहता है। अब चलो हम चाहते जो भी हमने इसमें डाला उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेंगे। पहले नंबर बंच वाले का देखो, कमांड टार सी से यदि क्रिएट करते थे तो एक्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी फॉर वर्बोट्स, एफ फॉर फोर्सफुल, और जिसको भी एक्सट्रैक्ट करना है उसका नाम लिखो बैकअप डॉट टार। यदि आप एंटर करोगे ना, हर ये एक फाइल में सबके अंदर VAR ही है। ओके क्योंकि हमने हर फाइल को किससे बनाया, VAR से, तो एक्सट्रैक्ट करोगे तो बाहर कौन आने वाला है, VAR, और एंटर कर दो तो VAR यही पे आएगा, क्योंकि हमने उसे बताया नहीं कहाँ पे जाना है, तो डिफॉल्ट लोकेशन पे आएगा। देखते हैं एंटर करके, देखो हो गया कंप्लीट प्रोसेस। एंड नाउ वेरीफाई, यहाँ पे कोई VAR है, देखो है, उसकी साइज देखो क्या है, डिस्क यू से शो VAR 125 बता रहा है। चलो 1-2 MB का वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि वो लॉग फाइल के कारण ज्यादा इशू होंगे। ओके तो फिर अब ये तो यहाँ पे है, अब दूसरी वाली फाइल को देखते हैं। अब सेकेंड वन को यदि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो कौन सी लेंगे, बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम जनरेट ये होगी, यदि एक वीआर पहले से है दूसरा वीआर यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं, फिर दोनों तो ओवरराइट होंगे। तो एक काम करते हैं, इन बाकी वालों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं, एक तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी वालों को कहीं और फोल्डर बना के एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक फोल्डर बनाते यहीं पे, एक फोल्डर को नाम देता हूं मैं BZ को इधर डालेंगे, एक को नाम देता हूँ XZ और एक को नाम देते हैं GZ। हाँ नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोकेशन दे सकते हैं बट डायरेक्टरी के लिए प्रॉब्लम है। एंटर। अब देखो मैंने 3 फोल्डर बना लिए, ताकि मैं नया VAR जो आएगा ना इनके अंदर डाल सकूं। अब देखो ये कैसे करेंगे, तो फिर से आप लिखोगे यहाँ पे टार ऑप्शन XV, अब कौन से का नंबर, सीरियली चलते हैं, स्मॉल J नहीं Z, F
XVZF। और इसकी फाइल कौन सी, देखो सबका नाम तो बैकअप से शुरू हो गया है, मैंने टैप कर दिया फिर भी उसने पहचान लिया। उसे कैसे पता चला इसको एक्सट्रैक्ट करना है हमें, कॉज ऑफ जेड। यदि मैंने यहाँ पे जे लिखा होता टैप कर देता तो जे अपनी फाइल बीजेड को ले लेता। देखना है तो फिर से देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शन XVJF और बी ए किया, जैसे ही टैप करता हूं देखो ऑटोमेटिक बीजेड वाली आएगी, क्योंकि ऑप्शन ही इंडिकेट करता है हम किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलो अभी तो जे का नंबर नहीं है, जेड का नंबर है, ZF, और बैकअप को एक्सट्रैक्ट करना, एंटर कर दो तो वीआर यहीं पे आएगा। हम चाहते हो कहाँ पे चला जाए, BZ के नहीं GZ के अंदर, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सी यूज करना, कैपिटल वाला। सी फॉर कह सकते हो फॉर कस्टमाइजेबल लोकेशन, और आप किस लोकेशन पे चाहते हो वो बता सकते हो। एक तो फुली बताओ, स्लैश में पुणे है, पुणे में कौन है, GZ, चलेगा। अब जो वीआर आएगा वो GZ के अंदर चला जाएगा। देखो एंटर करके एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस कुछ लिटिल बिट फास्ट होती है, हो गया। अब देखते हैं वहां पे कुछ आया क्या, तो डिस्क यूसेज शो, और हमें चाहिए यहाँ पे GZ, इसके अंदर VAR होगा, और उसके अंदर हमने कौन सा लिया, SB ना, नहीं VR ही था, टोटल VR ही था। देखो VR की साइज 125 से मिली वापस। अब चलो दूसरे का नंबर, अब यहाँ पे यूज करते हैं अनदर वन एल्गोरिथम, और जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसे हम डाल देंगे यहाँ पे BZ पे, और BZ के लिए कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे BZ, और यहाँ पे कर दो J। सही है सब कुछ, एंटर कर दो। हाँ BZ 2 है क्या, नहीं Z ही है, हाँ 2 है, 2 है, सही है। ये देखो ना यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमने टैब नहीं यूज किया ना, इसलिए टैब यूज कर लेना अच्छी बात होती है। देखो मैं टैप कर देता हूँ, BZ 2 है, और अब कर दो एंटर, BZ के अंदर चला जाएगा VR, और देखो फिर से 125 MB मिलेगा, एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो फिर से चेक करते हैं साइज कितनी बनी, तो इस बार चेक करनी है BZ की, BZ, और यहाँ पे VR 125। अब सिर्फ लास्ट वन रह गया XZ वाला, XZ में अभी तो कोई नहीं है, फिर से टार ऑप्शन CV कैपिटल JF बैकअप C, इसलिए वो टैब नहीं ले रहा, देखो X, अब टैब लेगा टार डॉट XZ, और एक्स्ट्रैक्ट कहाँ पे करोगे, XZ में, -C, टैब -C कस्टमाइजेबल लोकेशन XZ, और एंटर कर दो। इस बार पुणे नहीं लिखा, फोल्डर हमारे पास है तो रिलेटिव पाथ दे सकते हैं, कर दो एंटर। अब देखते हैं क्या फिर से एक्यूरेसी के साथ मिलता भी या नहीं। हो गया कंप्लीट, LS करते हैं, सब कुछ है, डिस्क यूसेज शो, और XZ, इसके अंदर होगा VAR, और एंटर। गलत लिखा, क्या गलत है देखो, /Q लगाया, यस, बैक एंटर। देखो 125, मतलब सबकी एक्यूरेसी सेम है। ओके, अब और एक क्वेश्चन, क्या आप आर्काइव फाइल का फिर से आर्काइव बना सकते हो, तो नहीं। सेकेंड बात, क्या हमें हर बार यहाँ पे जितना ये मिला है कॉम्प्रेशन उतना ही मिलेगा, देखो ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड ऑन यू आपका डेटाबेस क्या है। ओके, आप HD मूवी लेके आओगे और कहोगे कॉम्प्रेस करेंगे तो 1 GB की सच में 300 होगी, नहीं होगी, कम होगी। और विंडोज में ये इशू आता है, विंडोज में अभी हमने कॉम्प्रेशन किया था, कितना हुआ था आपने देखा था ना, यहाँ पे कितना कॉम्प्रेस कर पाया था ये, 1 MB या 2 MB। ओके, अब देखो विंडोज को मैं ये फाइल देता हूँ, इसकी साइज क्या है 180 के आसपास है,
और इसे कहता हूं तुम इसका आर्काइव कर लो। इसमें ज्यादातर नोटपैड की वो फाइल्स है। ऐड टू आर्काइव और ओके। देखो प्रोसेस यहाँ पे भी स्लो है, अभी 3% हुआ है, 3% ये कॉम्प्रेशन रेशियो दिखा रहा है। कितना टाइम लेगा देखते हैं। कैसे मतलब फोल्डर के अंदर? नहीं 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 होगा नहीं होगा। होती है क्या विंडोज में? नहीं ना, नहीं होगी। देखते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। बट नहीं होगा, मुझे तो लगता है विंडोज में भी नहीं होना चाहिए। हम्म होने देते इसको, फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो इसने कुछ पहले एरर दिया है, बट कोई बात नहीं, क्लोज कर देते हैं। अब फाइल कहाँ पे बनी, ये रही। अब देखो कितनी साइज हो गई। नहीं, विंडोज इतना कोई अच्छा खासा नहीं दे रहा आउटपुट। 170 हो गया, छोड़ दो। और कोई है क्या? अनसिबल 300, इतना बड़ा नहीं लेंगे आज। 283 टेम्पलेट 12 KB GB KB नहीं। चलो रहने दो। हाँ, अब आप वो बोल रहे थे, वो होता है क्या देखते हैं। तो देखो इनका कहना था ये फोल्डर है, इसको हम एक बार RAR में डाल देते हैं। ऐड टू RAR ओके। अभी RAR को फिर से ऐसे करने जाए तो देखो ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देगा, बट ये ऐड का नहीं देगा। तो इनका कहना है एक फोल्डर बना के डालेंगे फोल्डर में और फोल्डर को कर लेंगे। वो ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। तो ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रिपल ए एंटर। इसको उठा के फोल्डर में डाल देते हैं और अब फोल्डर को आर्काइव कर लेते हैं। ऐड टू आर्काइव ओके। क्या हुआ, ये तो इजी है। इधर है इधर, ठीक है। अब ये कितना हुआ? 10 MB। अब इसको फिर से एक फोल्डर में डालते हैं और इसको नाम देता हूँ ट्रिपल बी। मतलब कुछ एक्यूरेसी में फायदा तो नहीं हुआ, देखते हैं क्या क्या होता है। क्योंकि वो 10-3 सेम चल रहा है अभी भी। तो फिर से ऐड टू आर्काइव, ठीक है ओके। छोड़ दो, हमें ही पागल बना रहा है कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो फिर से उतना ही आ रहा है वापस। ठीक है, तो फिर से आते आगे। तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है। अब देखो कोई आपके पास आर्काइव फाइल है, उसके अंदर क्या है देखना है तो आप देख नहीं सकते इसे। तो आपके पास ऑप्शन होता है टार ऑप्शन TVF। टी का मतलब टेस्ट होता है, भी मतलब वो बोझ एंड एफ फॉर फोर्सफुली। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरी बैकअप डॉट टार में क्या है। तो बैकअप डॉट टार, अब देखो ये सब लिस्ट दिखाता है विद परमिशन सब कुछ। ओके, मतलब टेस्ट करने का एक तरीका। अब यहाँ पे समझ में वैसे भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि पहली फाइल हम इनको पहचानते नहीं है, तो इसलिए कुछ अलग लगेगा। हमने कुछ लिखी हुई होती है हमारी खुद की फाइल तो समझ में आ जाती। चलो फिर से क्लीन कर देता हूँ। अब ये सब यहाँ पे भी ट्राई करना है क्या फोल्डर में डाल के, mkdir टेस्ट और cp, ये xz को उठाते हैं, बैकअप डॉट tar डॉट xz और
इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते इनटू अ टेस्ट फोल्डर। देखो ये टेस्ट में चला गया। दिस क्यू से शो टेस्ट की साइज 29 MB है। तो टार ऑप्शन सी भी कैपिटल JF और जो बनाना है वो पुणे में बनाना है और इसे नाम देते हैं माय न्यू टेस्ट डॉट टार डॉट XZ। बनाना किससे है? तो जो पुणे में टेस्ट है उससे। देखते अब क्या होता है। तो चलो रिमूव टॉप का स्लैश तो लीड को निकालेगा वो, उसका कोई इशू नहीं है, बट कितना बनाता है? प्रोसेस चल रही है उसकी और फाइल ही एक है ना उसके अंदर। चलो काम तो हो गया है। ls disk usage show स्टार। नहीं वही हुआ जो विंडोज ने हमारे साथ किया, 29 ही दिया। कुछ एक्यूरेसी में उसने चेंज नहीं किया, वो वैसा ही है। अब एक्स्ट्रा करेंगे तो उससे सिर्फ वो टार वार आएगा, टार को करेंगे तो फिर 125 मिलेगा। चलो फिर सब कुछ हटा देते, यहाँ पे जो भी है आरएम ऑप्शन RVF और स्टार कुछ नहीं चाहिए। तो एवरीथिंग मैंने रिमूव कर दिया टार लगा के। अब क्लीन करते हैं। देखो सब कुछ रिमूव है पुणे में से। आ जाओ यहाँ से बाहर। तो ये टार का जो ऑप्शन है ये बहुत ही आसान है, आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलो हम और एक टॉपिक को शुरू करना चाहते हैं। ओके, पूरा नहीं देखेंगे इसे, लेकिन लिटिल बिट पहला वाला टॉपिक कुछ कवर करेंगे। अब देखो सेकंड हमें यहाँ पे जो देखना है, इट्स अ जॉब ऑटोमेशन। ओके, शायद पहले भी सुना होगा ये आपने। विंडोज में कभी इस्तेमाल किया जॉब ऑटोमेशन का? नहीं? हाँ हाँ, नाम दूसरा होगा, नाम दूसरा होगा, लेकिन वो भी नहीं किया होगा मुझे पता है। जॉब ऑटोमेशन शेड्यूलर होता है वहां पे। शेड्यूलर यूज किया किसी ने? टास्क शेड्यूलर होता है ना। मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे मान लो अभी आपने कोई मूवी डाउनलोड लगा दी। ओके, रात के 8 बजे डाउनलोड लगाया, अब वो दिखाता है कि 1 बजे डाउनलोड होगा, राइट? अब आपको पता है आप तो 10 बजे के ऊपर जग नहीं सकते, सोने वाले हो। अब लैपटॉप करेगा बंद कौन? तो उससे उठ के पता चलता है चल ही रहा है। उससे अच्छा टास्क शेड्यूलर को बता दो ये टास्क खत्म हो जाए तुम उसको डाउन कर देना, लैपटॉप अपने आप चला जाएगा। ओके, तो ऐसे ही काम जॉब ऑटोमेशन कर सकता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो देखो व्हाट इज जॉब ऑटोमेशन। देखो जॉब ऑटोमेशन अलाउ अस टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली इन ओएस बाय यूजिंग टूल्स। कुछ टूल्स यूज करके हम ये काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, जिसे हम जॉब ऑटोमेशन कह सकते हैं। दिस फीचर इज वेरी यूजफुल फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू असाइन टास्क टू ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेनेवर ही इज नॉट प्रेजेंट और डेली बेसिस वर्क। मतलब कुछ काम ऐसे होती है कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लेकिन उसे परफॉर्म करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। ओके, बाय यूजिंग जॉब ऑटोमेशंस। मतलब सिंपल वे देखो ना कि आप यहाँ पे मान लो आपको किसी फोल्डर का बैकअप लेना है। कहाँ पे गया हुआ हमारा कमांड? दिस वन, ये। अब ये हमारा एक सिस्टम है और इसका बैकअप हम कहाँ पे लेना चाहते हैं? इनटू अनदर सर्वर। फिर टार से ले लो या किसी से भी ले लो। अब समझो ये जो बैकअप जनरेट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मान लो जैसे कि बैंकिंग में ट्रांजेक्शन चल रहे लोगों के, अब बैंक चाहती है सर्वर कभी क्रैश हो गए तो पता ही नहीं चलेगा कौन से ट्रांजेक्शन हुए कौन से नहीं। ये मेन सर्वर है, तो इसका बैकअप ले लिया जाए। तो बैकअप लेने के लिए प्लान कर सकते हैं कि डेली 6 बजे, तो आज जो ट्रांजेक्शन हुए वो सब कहाँ पे पहुंच जाएंगे? बैकअप सर्वर में, राइट? बट अब होता क्या है कि शाम के 6 बजे डेली बैकअप निकालोगे, बट कहीं ऐसा हुआ कल शाम 6 बजे बैकअप निकला और 5 बजे सिस्टम आज क्रैश कर जाए बैकअप लेने से पहले 1 घंटा, तो आपके 24 ओवर के ट्रांजेक्शन तो गए ना, राइट? तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है क्यों ना आप हवरली बेसिस कर लो। हवरली बेसिस टार की कमांड चला दो, आपका डेटा कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। और फिर भी ऐसे हुआ तो 59 मिनट होने के बाद क्रैश हो गया तो फिर भी 1 घंटे का लॉस होगा।
तो एक काम कर लो, मिनट को ही चला लो। अब लॉस हुआ भी तो कम होगा, बट अब सोचना पड़ेगा हर मिनट को कमांड चलाएगा कौन। फिर आपको एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, तेरा काम इतना ही, तो डेली टार को एंटर करना, राइट ना। बट ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि ये सब कैसे किया जाता है फिर, ऑटोमेशन। हमारा कंप्यूटर ऐसी कमांड को ऑटोमेटिक कर सकता है। बस ये करने से वहां पे हमारा जो अनवांटेड ह्यूमन फोर्स लगने वाली थी वो भी कम हो जाएगी। तभी जो ऑटोमेशन मार्केट में आ रहे हैं हाई लेवल पे, इसी से हमें वही फायदा होगा कि जो अनवांटेड काम है ना, बहुत सारे काम करने वालों लोगों को हम निकाल सकते हैं। ये मत सोचो हमारा जॉब जाएगा कहीं, हम दूसरे की जॉब निकाल लेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर कहाँ पे जाने वाले आगे जाके, ऑटोमेशन पे। ओके, अंसिबल हो या डेवऑप्स हो, ये सब ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ही है। जब आप AWS सीखोगे ना, आप ही हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर की जॉब ले रहे हो। हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर की जॉब जा रहे हैं AWS आने के कारण, क्योंकि सब अब AWS क्लाउड पे स्विच कर रहे हैं। और जब से डेवऑप्स आ गया, AWS वालों को भी खतरा बन गया। बट देखो ऐसा नहीं कि ये डेवऑप्स आने से AWS वालों को खतरा होगा, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर वही काम कर सकता है जिसको AWS आता है। तो अभी मत सोचो डेवऑप्स हमें निकलेगा, हम ही डेवऑप्स वाले बन जाएंगे। बट वो आगे, अभी ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी तो पहला ऑटोमेशन चल रहा है, कम से कम सिस्टम को बंद करना सीख लो ऑटोमेटिकली। बस इतना ही, बाकी नहीं अभी। तो चलो सब कुछ क्लीन कर देते फिर से। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जब हमें यहाँ पे ऑटोमेशन करना है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले जो काम हमारा जनरल लिनक्स में चलता है वो किस बेसिस पे, टाइमिंग पे। अब देखो आपके सिस्टम का टाइम डेट ही गलत है तो काम नहीं होगा। जैसे अब देखो आप लोगों के सिस्टम में बहुत बार टाइम गलत होता है, मेरे सिस्टम में सही है अभी फिलहाल, यस सही है। ओके, ये टाइम डेट गलत कब होता है, देखो कि हमने एक स्नैपशॉट लेके रखा है, राइट ना। हम हर बार उसे रिस्टोर करके ओपन करते हैं क्योंकि हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन वो सही आ जाए। देखो मैं भी करता हूँ, क्या होता है, ऑफ, और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसको वही टाइम डेट आएगा जिस दिन मैंने स्नैपशॉट लिया था। और अब देखो स्नैपशॉट कब का है, 2022 दिसंबर का ही है। यदि मैं इसको यहाँ पे रिस्टोर करता हूँ मतलब बाय डिफॉल्ट और स्टार्ट करता हूँ, मेरे सिस्टम टाइम डेट ये होगा। और यदि मेरे पास इंटरनेट चल रहा होगा तो मेरे लिनक्स को ऑटोमेटिक टाइम डेट मिल जाएगा। और मेरे पास इंटरनेट ना हुआ लैपटॉप पे, उसे टाइम डेट नहीं मिलेगा, वो 22 जो 2022 है दिसंबर में उसी के साथ रहेगा। देखो 27 दिसंबर कुछ टाइम डेट दिख रहा है टॉप पे, और ये वही रहेगा। तो टाइम डेट हमारे लिनक्स को मिलता है, बट कहाँ से, ऑटोमेटिकली। देखो कितना मिला, 27। फुल स्क्रीन करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में आता हूँ, टर्मिनल को ओपन करते हैं। अब उसे जैसे इंटरनेट मिलेगा ना, मेरा टाइम डेट अपडेट हो जाएगा। अब जब भी आप घर पे काम करते हो, आपके पास इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा, कुछ इश्यू है, तो ये टाइम आपका अपडेट होने वाला नहीं है। देखो ये टाइम डेट ये। और हमें ऑटोमेटिक टाइम डेट देने का काम कौन करता है पता है, यहाँ पे एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है क्रोनी। डी मतलब डेमोन होता है, डेमोन एक ग्रीक वर्ड है, ग्रुप ऑफ सर्विसेज को डेमोन कहते हैं। तो ये मुझे टाइम डेट नहीं दे रहा है ना, मैं क्या करता हूँ देखो, सिस्टम सीटीएल सिस्टम कंट्रोल स्टॉप, क्रोनी को बंद करना है, स्टॉप कर दी। अब क्रोनी को फिर से शुरू कर दो, तो क्रोनी जाएगा फिर से टाइम डेट ढूंढने, और शायद उसे टाइम डेट फिर क्रोनी डी, हाँ क्रोनी डी। अब देखो मे बी मेरा टाइम अब चंद सेकंड में अपडेट हो जाएगा, हो गया। तो क्रोनी का काम होता है हमें टाइम डेट देना, ओके। बट छोड़ दो, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्रोनी से क्या लेना देना, राइट। हम तो खुद का सेट करेंगे मैन्युअली, जैसे आप देते हो विंडोज में भी मैन्युअली। तो मैन्युअली टाइम देने का कमांड ये होता है, देखो टाइम डेट ctl set हाइफन टाइम। और आपको लगता है कमांड बहुत लंबी लंबी है, छोड़ दो, इधर भी जा सकते हो, बट हमें ये तरीका अपनाना नहीं है। डेट, देखो टाइम एंड डेट है, यहाँ पे देखो टाइम डेट में आया मैं। अब मैं यहाँ पे टाइम डेट देना चाहता हूँ, देखो क्लिक होता है क्या, नहीं, क्यों नहीं होता है, मैं तो सेट करना चाहता हूँ। तो देखो ये कहता है ऑटोमेटिक, एक तरफ सिस्टम को आपने कहा ऑटोमेटिक दे दो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो मैं सेट करूंगा।
ऐसे दोनों किससे चलेगा? तो दोनों में से एक बताओ, इसे बताओ तुम बंद कर दो, मैं सेट करूंगा, वो आपकी बात मान लेगा। समझ में आ रहा है? और इसको ऑन कर दो तो वो ऑटोमेटिक की बात मानेगा, आपकी नहीं। ये तो इनविजिबल हो गया। अब देखो, अब ये ऑटोमेटिक पे सेट है, राइट? मैं यहाँ पे आता हूँ और मैन्युअली दे रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, टाइम डेट सीटीएल सेट हैपन टाइम। मैंने इसे कहा कि 2023, मंथ अभी चल रहा है 08 और आज की डेट है 11, ठीक है। और टाइम क्या देना है? तो 1:10 कर देता है। 24 के हिसाब से कितने होते हैं? 13। और टाइम देते 10 मिनट्स और 00 सेकेंड। अब देखते हैं एंटर करके। देखो टाइम तो ले रहा है, बट एक ही प्रॉब्लम है, वो कहता है आपने ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन को इनेबल करके रखा है। ग्राफिकली भी वही प्रॉब्लम आया था, तो ये ऑटोमेटिक बंद करना पड़ेगा। तो सिस्टम सीटीएल स्टॉप, क्रोनी को कह दो तुम स्टॉप कर दो, हम टाइम डेट देना चाहते हैं। अब देखो आपकी बात मान लेगा। कितने हुए? 13:03। देखो अब कितने हुए? 10 मिनट। मतलब पहले मुझे क्रोनी को बंद करना पड़ा, फिर मैं टाइम डेट दे सका। ओके, विंडोज में भी यही मैकेनिज्म होता है। बट अब क्या हुआ ना, जब से इंटरनेट ज्यादा पॉपुलर बनने लगा, लोगों ने मैन्युअली टाइम डेट देना ही छोड़ दिया। पहले लोग मोबाइल को भी दिया करते थे, अब लोगों को पता ही नहीं मोबाइल को टाइम डेट देता किधर से है, ऑप्शन होता किधर है वही पता नहीं। क्योंकि आ जाता है वो, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट से आपको टाइम डेट मिल जाता है, वहां से वो मैनेज हो जाता है। सो हमारे लिनक्स को भी इंटरनेट से मिल रहा है, लेकिन हम देना चाहे तो दे सकते हैं। सिर्फ स्टॉप किसको करना होता है? क्रोनी को। और ये कमांड को हम तब डिटेल में समझेंगे जब हमारा सर्विस टॉपिक आएगा। सर्विस स्टॉप स्टार्ट करने की प्रोसेस है। तो हमने ऑटोमेटिक टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस बंद कर दिया और हमने टाइम सेट कर दिया। अब जो भी टाइम रियल में हुआ है, अभी मान लो हमारे कंप्यूटर के हिसाब से अभी का टाइम यही है। अब हम इसको कुछ जॉब देना चाहते हैं ऑटोमेटिकली कि 15 मिनट के बाद तुम शट डाउन हो जाओ या जो भी रिबूट हो जाओ। बट ये कैसे करना है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो कमांड होती है, एक होती है AT एंड अनदर वन होती है cron tab। दोनों में ये डिफरेंस है, AT को सिर्फ वो काम दिए जाते हैं जिसे आप वन टाइम रन करना चाहते हो, और cron tab को वो टाइम काम देना है जिसे आप बार बार रिपीट करना चाहते हो। मतलब मैं चाहता हूं कि चलो हमारा सेशन थोड़ी देर में खत्म होगा, तो आज ये 2:30 नहीं 1:30 को शट डाउन हो जाए। ओके, तो ये शट डाउन हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं सिर्फ आज हो, कल नहीं। ओके, तो ET का इस्तेमाल करो। या फिर ऐसे मान लो अभी कल आप छुट्टी पे हो, सर्वर तो हमेशा ऑन रहते, ऑफ कभी नहीं होते, हमेशा ऑन रहते कंपनी में, इसलिए तो उनको सर्वर कहते हैं। अब आप कल छुट्टी पे हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, कल एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है, जो भी नाम है अजय, बट आप चाहते हो 10 बजे ज्वाइन करेगा, तो उसको आने से पहले 5 मिनट पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसको आने से पहले 5 मिनट। तो इसको बता दो, सिस्टम कल कर लेगा अपने हिसाब से। जैसे 9:55 होंगे, एक अजय का अकाउंट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, आप उसको आज ही बता के रखो, ये पॉसिबल है। आपने देखे बहुत सारे रास्ते के जो ATM होते हैं वो भी रिबूट होते हैं डेली। ओके, मैंने चेक किया था लास्ट टाइम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेली सुबह 5 बजे होता है, मॉर्निंग में रिबूट हो जाता है। विंडोज 7 चल रही है उनकी। अब ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियर उसको रिबूट करने वहां पे आता है, ऑटोमेटेड सेट है वो, परफॉर्मेंस के लिए डेली उसको अपडेट करने के लिए या रिबूट करने के लिए प्रोसेस लगा देते हैं। सो सेम लाइक हम हमारी OS को भी दे सकते हैं। तो देखो हम कल यूजर ऐड करना चाहते हैं, अजय 9:55 में हो जाएगा। बट मुझे बताओ यही कमांड यदि परसों चलाई 9:55 पे, तो चलेगी क्या? और चलेगी तो क्या होगा? वो कहेगा अजय तो ऑलरेडी है। तो यूजर ऐड करना ये कोई रिपीट वाला काम है ही नहीं। तो ऐसे जो काम होते हैं जिसे वन टाइम करना होता है, वो किसको दिया जाता है? ET को। और जो काम ऐसे होते हैं जिसे बार बार मिनटली, हवरली, डेली बेसिस किया जाता है, ये किसको देंगे? cron tab को। तो पहले सिर्फ AT को देखो, फिर इसके बाद हम रुकेंगे, जब अपकमिंग सेशन में आएंगे cron tab को समझेंगे। अब AT कितना आसान है देखो, मैंने यहाँ पे लिखा AT जॉब देने का तरीका। और अभी 13:13 हुआ है, मैं जॉब देता हूं 13:23 में। AM PM लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 24 आवर क्लॉक को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आप 12 आवर के हिसाब से भी दे सकते हो, बट मैं चाहता हूँ आप 23 को फॉलो करो, क्योंकि आगे जाके ये फायदेमंद है। 24 क्लॉक तो सबको आता है ना समझ में?
ठीक है, तो अब एंटर, अभी ये नहीं सोचा जॉब क्या देंगे, जस्ट मैंने लिखा इस टाइम पे मुझे जॉब देना है, एंटर। अब देखो ये बता रहा है जो भी जॉब दोगे वो बिन शेल पे रन होगा, और जो भी जॉब देना है दे दो यहाँ पे। अब मैं इसे कहता हूँ तुम यूजर ऐड कर दो, क्या नाम दोगे यूजर को? या माई यूजर? जादू। जादू क्या कहा था? चलो ठीक है, उन्होंने कुछ अलग कहा है, जादू नहीं कहा है, क्या कहा है? जादू ही कहा, ठीक है चलो, यूजर ऐड जादू। अब मेरे पास दो यूजर क्रिएट होंगे, एक एम यूजर और दूसरा जादू, ओके। बट कब होंगे? जब 13:30 होंगे। अब यहां से बाहर कैसे आना है? तो वही हमारा तरीका, कंट्रोल डी, ईओटी। ईओटी का मतलब होता है जब आपने एंटर किया तो अभी इस लोकेशन पे जो आए थे वो 80 का एक टर्मिनल था अपना, तो 80 का जो टर्मिनल है कंट्रोल डी से क्या हो गया? एंड हो गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंड ऑफ टर्मिनल। तो बस दो यूजर हमारे अब ऐड होने वाले जैसे हमारे सिस्टम में 13:30 होंगे। चलो और भी कुछ काम देते हैं, तो फिर से लिखते हैं 80, 13:24। ऊपर डॉट दिया था, यहाँ पे कोलन दिया है, क्या चल रहा है देखो, वैसे ये दोनों को सपोर्ट करता है, कंफ्यूजन नहीं है कोई। मैंने यहाँ पे क्या दिया बीच में? कोलन, यहाँ पे डॉट, दोनों सेम है इसके लिए, एंटर। अब इसे कुछ काम देते, इसे कहते हैं फोल्डर बनाओ, mkdir होम में जाके, और इनको नाम दे दो पुणे। ये होने चाहिए 1 से लेके 25, 24 फोल्डर बन जाएंगे। कंट्रोल डी, दो जॉब हो गए, एंड ऑफ टर्मिनल जॉब 2, फ्राइडे अगस्त 13:24। नाउ अगेन और एक जॉब देते 80, 13:25, एंटर। और यहाँ पे देते इसको कुछ फाइल बनाने के लिए, टच, और फिर से उम्मीद बना देते फाइल्स, नोट इन ब्रैकेट 1.40 ब्रैकेट कंप्लीट .txt, 40 फाइल बन जाएंगी। कंट्रोल टी, कितने जॉब हो गए? 3। चलो और एक देते हैं फाइनली। नहीं दे सकते हो ना, ऊपर दिए ना दो हमने, जादू आरो दे सकते हो वैसे, हाँ कितने भी दे सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे बताना। जैसे मुझे अब प्लान है कि मैं रिबूट करने वाला हूँ, हाँ अब आगे क्या कह रहे हो? हाँ ये क्या, ये किया ना हमने, या मैं यूजर और उसके नीचे जादू डाल दिया, ऐसे ही है ना। तो आप कितने भी दे सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, सिर्फ वो क्या होंगे फिर इसी टाइम पे रन होंगे। मैं बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अलग टाइम है, कर सकता है, लेकिन उसकी जितनी पावर है उतना ही। वो यूजर ऐड करने का तरीका नहीं अपना सकता, वो फाइल फोल्डर बना लेगा बेचारा, वो भी अपने घर में, बाहर नहीं। कौन सी वाली? यस यस, वो भी कर सकते हैं, आएंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो कितने जॉब हो गए, और ये मिला के 4, ठीक है। अब देखो जॉब कितना है, 80 क्यू से पूछना, क्यू मतलब वही क्यू है जो आप क्यू में लाइन में लगते हो, मूवी थिएटर कहीं पे जाते हो, क्यू कहते हो ना लाइन को, सो दैट्स क्यू। मेरे जॉब कितने क्यू में है? 4, तो जो जॉब रन होगा वो क्यू से हट जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जॉब सेट कर देते हैं, जैसे कि जॉब सेट किया रिबूट का, और बाद में उनको पता चलता है मुझे तो रिबूट करना ही नहीं है, राइट। अब आपने जॉब नहीं निकाला तो जॉब तो आपके सिस्टम को रिबूट ही कर देगा, या फिर आपने सेट किया और फिर प्लान हो गया कि अभी रिबूट करने का प्लान कैंसिल, मुझे कुछ और काम करना है, तो अब जॉब निकालना पड़ेगा। अब बहुत लोगों की हालत ये भी होती है कि रिबूट कौन सा है, 4 में से ही याद नहीं होगा ना, ये भी 4 में से रिबूट वाला कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो ये जब भी जॉब देते हो ना, सब जॉब आपकी वीआर में जाते स्पूल में 80 में। यहाँ पे देखो ये 4 जॉब की फाइल है, इनकी स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर आईडी से हुई है 8444 और फिर ये पहला जॉब, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आप कैट लिखो, चेक करते पहला जॉब A 4 टाइम्स 0, उसके बाद 1 टैप कर दो,
आ गया। लास्ट लाइन देखो, ऊपर का कोड छोड़ दो, देखो यमाई यूजर जादू, पहले जॉब में ये दिया है, सेकेंड जॉब में क्या दिया, तो सिर्फ यहाँ पे 2 कर दो टैप, सेकेंड में दिया होम डायरेक्टरी में पुणे ये चाहिए, फिर से कंट्रोल एल। अब चौथा जॉब देखते हैं, फोर्थ टैप, देखो यहाँ पे मिला रिबूट। तो 4 नंबर का जॉब हमें नहीं चाहिए इस क्यू में से। कौन सा जॉब निकालोगे, फोर्थ, यहाँ पे लिखना 80 रिमूव, और जॉब नंबर 4, देखो 80 क्यू चला गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइम अभी भी है, जॉब कब रन होने वाला है, 30 मिनट पे, 4 मिनट है। तब तक ये काम करता है, यूजर ऐड कर लेता हूँ, एक यूजर ऐड अजय, यूजर ऐड अजय हो गया, SU अजय, जैसे इन्होंने कहा क्या नॉर्मल यूजर जॉब दे सकता है, तो चलो लिखते 80, और इसने लिखा सपोज 13:50 पे इसको जॉब देना है। अब ये लिखेगा कि मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ mkdir/root/China, तो बनेगा क्या, नहीं, उसके पास इतनी पावर नहीं है रूट के घर में जाके चाइना बना ले, वो अपने घर में जो कुछ करना है कर सकता है। तो ये जब कमांड चलेगी ना, तो कमांड रन नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पास प्रिविलेज नहीं है। अब उसे कहोगे कि तुम होम में जाओ, अजय में जाओ, अब यहाँ पे जो बनाना है बना ले, क्योंकि उसका घर है, चाइना बना लो, नहीं तो चाइनीज बना लो, ये बना सकता है, बट बाहर नहीं। कंट्रोल डी, अब देखो 80Q, अजय को तो सिर्फ अपना जॉब दिख रहा है, रूट से आ जाओ, कंट्रोल डी, 80Q, रूट को उसका भी जॉब दिखता है, और रूट ने सोचा उसका जॉब रिमूव करना है, तो रूट यहाँ से रिमूव भी कर सकता है, 80REM5 करना पड़ेगा, 4 नहीं दिखेगा, 4 का रिकॉर्ड तो लॉग में भी होगा ना, चौथा डिलीट किया था आपने सेट करके, इसलिए 4 ID नहीं मिलेगा इसको। ओके, अब फिर से हमारे जॉब इतने पेंडिंग है। अब कभी कभी ये होता है ना, आपके जो नॉर्मल यूजर्स है ना, ये जॉब ऑटोमेशन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ये भी पॉसिबल। 5 बजे घर जाना था, 4:30 बजे उसको पावर दी हुई है, 4:30 बजे ही चला जाएगा, 5 बजे सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। आप चाहते इसको रोक दे ये करने से, तो देखो आपको एक ही काम करना है, VIM etc में जाना, एक फाइल होती है 80.deny, जिसको भी 80 यूज करने से रोकना है उसका नाम इधर डाल देना, सिर्फ एंटर। मैंने लिखा अजय, बस काम फिनिश। आज के बाद अजय कभी जॉब सेट नहीं कर सकता जब तक उसका नाम यहाँ पे है। और आप देखोगे ट्राई करके, SU अजय, अजय फिर से आया 80 से जॉब सेट करने, और इसने दिया 22:20 पे, यू डोंट हैव परमिशन टू यूज 80। उसका नाम जब तक सुपर यूजर यहाँ से नहीं निकालता वो कुछ नहीं कर सकता। रही बात अजय यहाँ से निकालेगा, अजय को इतनी पावर नहीं कि 80 वाली फाइल को वो एडिट कर पाए, वो नॉर्मल यूजर है। आ जाओ बाहर। अब फिर से हमारा टाइम कितना बचा है, 80Q, हमने एक यूजर ऐड किया था ना, हाँ जादू और कोई था, तो एक काम करते हैं, टेल -n लिखता हूँ, etc पासवर्ड, कितनी लाइन के नंबर देखने हैं, तो लास्ट के 5 देखते हैं। देखो कोई जादू है क्या इधर, नहीं, यमा यूजर भी नहीं है, पर जैसे वो 23 होंगे ना, यहाँ पे जादू भी होगा और यमा यूजर भी होगा। वेट करते हैं, कितना टाइम बाकी है, डेट जस्ट 8 सेकेंड वेट करने हमें, और ये काम डन हो गया ना। अब टेल से पूछ लेते हैं, कमांड पता है ना क्या कर रही है, हाँ नीचे की 5 लाइन दिखाएगी वो, और देखो यमा यूजर जादू आ गए। ओके कैसे आई ये, कॉज ऑफ 80, जादू से नहीं। चलो फिर से, अब हमने होम में भी तो उसे ऑर्डर दी थी कुछ बनाना है, होम में देखो क्या है, ये 2-4 यूजर जो भी हमारे पास है अजय, उनकी होम डायरेक्टरीज है, बट थोड़ी देर में यहाँ पे नोट भी होंगी, और कौन से फोल्डर बनाए याद नहीं, थोड़ी देर में पता चलेगा, नहीं तो फिर से जॉब में देखना पड़ेगा क्या हमने सेट किया था। वेट करते थोड़ी देर में वो फाइल फोल्डर पे आ जाएंगे।
मतलब देखो जो भी काम दे रहे हो ये काम कर सकता है, तो सिस्टम को रिबूट करना है, यूजर क्रिएट करना है, सब कुछ हम यहाँ से एक एक प्रोसेस सेट करके कर सकते हैं। बट ये जॉब का इशू एक ही है, देखो आपने एटी क्यों किया, तो एक जॉब दिख रहा है कि यहाँ पे पहला नहीं, क्योंकि जॉब एक ही टाइम रन होता है, एक बार जो रन हो गया जॉब क्यू से हट जाता है, बाद में वो खुद अपने आप रन होने वाला नहीं है। वो तो क्रॉन टैब है जो जॉब सेट करने के बाद बार बार उसे चलाती है, वो टाइम आने के बाद उसे हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे। बट आज सिंपल एटीक्यू को देख लो। अब चलो और एक जॉब हो गया है, तो एटीक्यू के लिस्ट से और एक जॉब यहाँ से रिमूव हो चुका होगा, पता नहीं अब सेकंड में क्या दिया था, पुणे फोल्डर बनाए थे। ओके, आप रिमूव करना चाहो 80 से तो वो भी सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। चलो फिर से देते हैं यहाँ पे 80 कितने हुए 24, 29 मिनट करते हैं, 13:29। इस पे क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैं चाहता हूँ यहाँ पे आरईएम कमांड चले, ऑप्शन आरवीएफ /home/पुणे और स्टार, पुणे वाला कोई भी नहीं बचेगा, /home/नोट और ये भी स्टार। तो पुणे के अंदर जितने भी नोट और पुणे के फोल्डर होंगे सब डिलीट होने वाले हैं 13:29 पे, तो ये अपने आप खाली हो जाएगा। एटीआरएम से, एटीआरएम और टास्क नंबर 80 क्यों करो, ये रही कितनी अभी 2 है, मैं चाहता हूँ ये अजय यूजर की जो भी टास्क है नहीं चाहिए मुझे, तो आप लिखो एटीआरएम 5, 5 नंबर चली गई टास्क, अब कुछ नहीं है, 5 नंबर होने से पहले एग्जिट। चलो फिर से क्लीन। अब बात ये आती है कि मुझे बताओ मैंने जॉब सेट किया 80, हाँ शाम को 6:20 पे करना है, तो बताओ मैं क्या लिखूं, शाम 6:20 18:20 और 11:30 रात 22:30, ये 10:30 बजे होगा राइट ना, 23 करते हैं, ओके 23:30, ये सही है। ओके, और कल सुबह करना है 10:10 पे, 10:10 और कल दोपहर 4:25, 25 मिनट, सही है ना, सोचो तो सही, आज के 4 बजे तो रन नहीं होगा ना, उसे कैसे पता चलेगा कल की आज होगा, आज ही होगा, ये कल का वेट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आज को फॉलो करता है राइट। अब देखो यहाँ पे यदि मैं कल देना चाहता हूँ या परसों, तो मैं इसे ये कह सकता हूँ टुमारो रन कर लो या डे आफ्टर टुमारो, ओके। या फिर हमारे पास ऑप्शन ये भी है, देखो सबसे आसान ऑप्शन ये बताओ आपको, आप लिखना मैन 80, क्योंकि आपको मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करना धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे नीचे आना, देखो इसने सब कुछ डिटेल में समझाया। फॉर एग्जाम्पल रन जॉब एट 4 PM फ्रॉम 3 days नाउ, आज के बाद 3 दिन बात करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो 4 PM प्लस 3 days, ओके। सिर्फ हम इसकी एक ही बात नहीं मानेंगे, AM PM यूज करता है, हम 24 को फॉलो करेंगे, बाकी सब इसका सही है। तो हम कल करना चाहते हैं तो हम प्लस 1 days कर सकते हैं ना, बस हमारा काम तो वैसे भी हो जाएगा। फिर टू रन जॉब एट 10 AM ऑन जुलाई 31, तो फिर आप लिखो 10 AM जुलाई 31, ये भी हो सकता है, ओके। और दूसरा ऑप्शन दिया है आप कल चाहते हो 1 बजे हो तो 1 AM टुमारो, पर देखो एज पर द सिनेरियो आपको जो पसंद आए वो, नहीं तो आप कहोगे ये बड़ा पसंद आया मुझे, मैं सिर्फ इसको ही फॉलो करूंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको कहूंगा 31 दिसंबर को सिस्टम रिबूट होना चाहिए, तो क्या शुरू करोगे अभी 1 2 3 4, 31 आने को कितने डेज बाकी है, एक भी ऊपर नीचे हो गया तो 31 दिसंबर चला जाएगा राइट ना। तो बेटर क्या होता है वहां पे, आप वहां पे इसके साथ जाओ December 31, मतलब हर सिचुएशन में ये अलग अलग हो सकता है और ये आपके लिए बेटर है। कल भी करना चाहो तो इसको बोल सकते हो 12 अक्टूबर या जो भी है, अगस्त है,
12 अगस्त तो कल कर लेगा ये, या +1 डेज करो या फिर टुमारो करो, तो जो पसंद आए वो किसी के साथ भी जा सकते हो। क्विट। अब चलो फिर से इसको क्लीन कर देते हैं। तो देखो 80 को यूज करना सच में आसान है, राइट? तो ये छोटे छोटे जॉब आज आप घर जाके जरूर सेट करना। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तब देखेंगे क्रॉन टैब। ओके, क्रॉन टैब का भी तो जॉब इसको दे सकते थे ना हम। एक काम करते हैं, हमने पुणे बनाया था, वहां पे क्या है, पुणे गायब है क्या? पुणे फोटो डिलीट किया मैंने, शायद सिस्टम रिस्टोर किया मैंने। ठीक है चलो बनाते हैं mkdir/पुणे। अब देखो पुणे में क्या है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो मैं कमांड चलाता हूँ 80, 13 बजकर 33 मिनट, ठीक है, एंटर। यहाँ पे आती है, इसे कहती है तुम टार चलाओ, ऑप्शन सी वी, वैसे भी वी देख के हम है नहीं होंगे, वहाँ पे बैकग्राउंड में चलने वाला है CZF। यार वी ना तो डर जाते हैं लोग, वी डाल दो चलो, क्योंकि वी क्यों हटाया तो मैंने, कोई दिखेगा नहीं ना हमें, वैसे भी ये बैकग्राउंड में चलेगा CVZF। फिर कहाँ पे बनानी है फाइल, पुणे में। फाइल का नाम तो backup.tar.gz, किससे बनानी है, VR से। बस हो गया काम। कब चलेगा ये, 13:33 पे, कंट्रोल D। और अब देखो आप 80 क्यू करके हो गया जॉब सेट। तो 13:33 पे पुणे पे आपको एक टार की फाइल मिलेगी, अभी खाली हो, और आप चाहते हो 1 घंटे के बाद फिर से चले तो और एक जॉब सेट कर दो। बट आप चाहते हो रिपीटेड हो, ये आपको क्रॉन टैप करके दे सकता है, जिसे हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे। अब तो 3 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए, तो करते थोड़ा सा वेट। हाँ 2 मिनट बचे अभी, तो क्या है टोटल 31 हो चुका है। तब तक देखते हैं ना, होम खाली हो गया क्या हमारा, हमने रिमूव करने की बात कही थी, देखो वो नोट भी चली गई, पुणे भी चला गया। CD पुणे में आता है, यहाँ पे वेट है हमें वो डेटाबेस आ जाए VR वाला, और अभी भी 1.5 मिनट रुकना है इसके लिए। चलो 1 मिनट 10 सेकेंड। तो मैंने आपको कल जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट करो, और इसके बाद ये एक प्रैक्टिस करना, जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो क्रॉन टैप को देखेंगे। तब तक चलो ऑनलाइन यूजर्स, कोई आपकी तरफ से प्रॉब्लम है तो अपडेट में। चलो शायद नहीं है कोई, तो जस्ट वेट फॉर टाइम डेट, अभी भी 40+ सेकेंड। जो 13 सेकेंड है, मैंने अब देखते हैं हमारा जॉब आने वाला है 13 सेकेंड में। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, खाली है। और अब देख ले तो अब रिमेन है टाइम खत्म। देखो भले वो आर्काइव क्रिएट ना हुआ हो, लेकिन आना तो शुरू हुआ होगा, देखो आ गया। मतलब ऐसे काम जो है आप इसे ऑटोमेटिशन के थ्रू कर सकते हो। चलो अब मैं कर देता हूँ सिस्टम को डाउन। ओके चलो ये भी स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।